हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री में लेसन 3 दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश का अध्ययन किया, जिसमें गुलाम वंश के अनेक सुल्तानों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में अध्ययन किया। तो इस वीडियो में खिलजी वंश की स्थापना किसने की उसका अध्ययन किया जाएगा। खिलजी वंश के कौन कौन से शासकों ने दिल्ली सल्तनत में क्या क्या परिवर्तन लाए उसका अध्ययन किया जाएगा। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में किए। इसने 6 वर्ष तक शासन किया, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। यह 70 वर्ष की अवस्था में शासक बना। इसका भतीजा तथा दामाद, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, इसने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत जलालुद्दीन से मिलने के लिए जमुना नदी में एक नाव की व्यवस्था करवाई और जलालुद्दीन खुशी से इससे मिलने के लिए आया और उसी नाव में धोखे से इसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी अपनी विजय की। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान है जो दक्षिण भारत में भी अपनी विजय की। इसने गुजरात, मालवा, राजस्थान को जीता। दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी। इस मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती तथा द्वार समुद्र के होयसल को पराजित किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर ने देवगिर के यादवों को, वारंगल के काकती के शासकों को और द्वार समुद्र के होयसल राजाओं को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, जिसे प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी तथा अन्य राजपूत स्त्रियां संयुक्त रूप से जौहर कर ली। जब राजा रतन सिंह को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला तो रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत स्त्रियां जौहर कर दी। जौहर क्या है? जब राजपूत स्त्रियों के पति युद्ध में मारे जाते थे या बंदी बना लिए जाते थे तो राजपूत स्त्रियां संयुक्त रूप से चिता सजाकर अपने आप को चिता के हवाले कर देती थी। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो अजेय दुर्ग थे, जो अजेय राजा थे, उनको भी जीतने में सफलता प्राप्त की। इस विजय के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में सुधार भी किया। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में सुधार किया। इसने राजस्व के क्षेत्र में सुधार किया। भूमि की माप के आधार पर उपज का 50% यानी 50% कर के रूप में लिया। इसने भूमि की माप करवाई। उस भूमि की माप के बाद उस भूमि पर कितना उपज होता है उसका 50%, सोचिए, आधा कर के रूप में लेता था, सबसे ज़्यादा कर लेता था। इसने छोटे एकताओं को समाप्त करके गांव के मुखिया और अधिकारियों को कर वसूलने का अधिकार दे दिया। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इल्तुतमिश ने एकता प्रथा लागू की थी, तो इसने एकताओं को समाप्त कर दिया। एकता व्यवस्था को समाप्त करके गांव के मुखिया और अधिकारियों को कर वसूलने का अधिकार दे दिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया तथा ज़कात जैसे कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और ज़कात, जजिया गैर मुसलमानों से और ज़कात मुसलमानों से, जो धार्मिक कर था एक प्रकार का, वसूला। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की नीति लागू की। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली बाजार नियंत्रण नीति थी। इसकी जरूरत इसको इसलिए पड़ी क्योंकि यह एक बहुत बड़ी सेना रखना चाहता था, जिसको नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। नगद वेतन के लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की कि जितना वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में हमारे सैनिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसने डाक प्रणाली लागू की। डाक व्यवस्था लागू करने वाला यह अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, डाक व्यवस्था, जजिया, ज़कात, इक्ताओं को समाप्त किया। इन सब व्यवस्था को लागू करके अपने शासन प्रशासन को सुदृढ़ किया। अब देखिए 1216 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। उसके बाद अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने राज किया, जो सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो यही तुगलक वंश था। 1320 से लेकर 1412 या 14 ईस्वी तक, कहीं कहीं आपको 14 भी मिलेगा। इस तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अलाउद्दीन के कठोर कानून समाप्त कर दिया। यह गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही सुल्तान बना, अलाउद्दीन ने, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अलाउद्दीन ने जो कठोर कानून बनाए थे उसको समाप्त कर दिया। जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किया। जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किया। नहरों, किलों आदि का निर्माण करवाया। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। इतिहासकारों ने इसे विरोधी गुणों का मिश्रण कहा। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां को विरोधी गुणों का मिश्रण, सबसे बुद्धिमान मूर्ख आदि की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकार इसे पागल बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसे पागल बताते हैं। हालांकि जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान सुल्तान था, परंतु इसकी अनेक योजनाएं असफल हो जाती थी और इसकी योजना सफल न हो सकी। इसलिए विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न गुणों से संबोधित किया। इसकी योजनाएं क्या थी? 1325 ईस्वी में दोआब के प्रदेशों में करों में वृद्धि कर दी। अलाउद्दीन की योजना जो थी, पहली योजना थी अधिक कर वसूलने के लिए, अपनी राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1325 ईस्वी में दोआब के प्रदेशों में कर में वृद्धि कर दी। अब उस समय कर में वृद्धि किया जब वहाँ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। यह देखिए, इसकी योजना तो सही थी, दोआब में ही कर में वृद्धि की जहाँ से उपज ज़्यादा होती है, लेकिन उस समय वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो इसकी यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। लोग इससे आक्रोशित हो गए, किसान इसके प्रति विद्रोह की भावना रखने लगे। 1327 ईस्वी में इसकी दूसरी योजना है। 1327 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। इस राजधानी का स्थानांतरित करने में इसे अपार जनधन की हानि हुई। क्यों? दौलताबाद में इसने कोई व्यवस्था नहीं किया और गर्मी के समय दिल्ली से लोगों को विस्थापित करके दौलताबाद ले जाने की
ठानी। रास्ते में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। वहाँ पर जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। फिर वो आदेश दिया कि दौलताबाद से दिल्ली चला जाए। तो इस तरह से राजधानी परिवर्तन में अपार जनधन की हानि हुई। यह भी इसकी योजना असफल हो गई। हालांकि इसका उद्देश्य सही था। राजधानी यह चाहता था कि दौलताबाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के बीच में है, तो हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह बिना योजना के कार्य किया, इसलिए इसकी यह योजना फेल हो गई। अगली योजना इसकी है कि 1329-30 में चांदी के सिक्के स्थान पर तांबे के सिक्के का चलन कर दिया। चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के का चलन कर दिया। अब इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाजार में जाली सिक्के आ गए, जिससे जो असली सिक्के थे वह राजकोष से बाहर आ गए। लोगों के पास वो जाली सिक्के राजकोष में चले गए, यानी राजकोष रिक्त हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर फिरोज तुगलक बैठा। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का बहुत ही योग्य सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके पहले जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पे लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पे नहीं लगता था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने कृषि के उत्पादन के लिए सिंचाई की व्यवस्था कर दी। इसने तमाम नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि का विकास हो। पानी की उत्तम व्यवस्था रहेगी तो कृषि का उत्तम विकास होगा। व्यवस्था पर ध्यान दिया तथा जन कल्याणकारी कार्य किया तथा लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किया। इसने फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद जैसे नगर भी स्थापित किए। नहरों, बांधों, सरायों, मस्जिदों तथा मदरसों का निर्माण करवाया। इसने सिंचाई के लिए नहरों, बांधों, लोगों को विश्राम के लिए सरायों, मस्जिदों तथा मदरसों का निर्माण करवाया। इसने 1200 बाग फलों को लगवाया, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में, यानी फिरोज तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 इसके गुलाम थे। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत पे जितने भी योग्य सुल्तानों ने शासन किया, वह कुछ न कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जिससे आगामी शासकों को शासन करने में सुविधाएं प्राप्त हुई। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।